Particles P and Q have masses m kg and 2 m kg respectively. The particles are initially held at rest 6.4 meter apart on the same line of greatest slope of a rough plane inclined at an angle alpha degree to the horizontal, where sine alpha is equal to 0.8. Particle P is released from rest and slides down the line of greatest slope. Simultaneously, particle Q is projected up the same line of greatest slope at the speed 10 meter per second. The coefficient of friction between each particle and the plane is 0.6. Okay. Coefficient of friction between each particle and plane is 0.6. Mu is given. Show that the acceleration of Q up the plane is minus 11.6. देखिए सिर्फ Q की अगर बात करें, Q is moving up the plane और उसकी इनिशियल स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड से आपने उसको पुश कर दिया है. सो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही. एक दफा स्टार्ट में उसको प्रोजेक्ट कर दिया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो डिसेलरेट होना शुरू हो जाएगा. सो इसकी फॉरवर्ड फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में अप्लाई करूंगा. सो व्हाट्स द नेट फोर्स? सो हम क्या करते हैं, सब इसके ऊपर फोर्सेस जो जो अप्लाई हो रही है वो लेबल करते हैं. इट इज मूविंग अप द प्लेन और इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी डाउन द प्लेन. ये है फ्रिक्शन. और इसके ऊपर कौन सी फोर्स है जो लेबल करनी है? वेट. इसका मैस है 2m, तो वेट होगा इसका मतलब 2m मल्टीप्लाई बाय 10 20m. ये होगा इसका मैस. सो इसको अगर हम रिजॉल्व करें, perpendicular to the plane and parallel to the plane. So this is 20m. Okay, ये एंगल है अल्फा. So 20m cos alpha and this is 20m sin alpha. So net force is equal to m में हम अप्लाई करना चाहें, कोई फॉरवर्ड फोर्स नहीं है, जीरो. माइनस बैकवर्ड फोर्स है फ्रिक्शन और माइनस बैकवर्ड फोर्स है 20m sin alpha इज इक्वल टू एम ए. मैथ है इसका 2m. हमने ये एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. सो फ्रिक्शन इसके इक्वल होती है, फ्रिक्शन होती है म्यू आर. इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो म्यू क्वेश्चन में गिवन था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाज गिवन एंड दैट वाज गिवन 0.6 म्यू आर. एंड व्हाट इज आर? आर अगर आप देखें तो आर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अप द प्लेन आर है. सो आर किसके इक्वल है? आर और 20m cos alpha इक्वल. So R is equal to 20m cos alpha minus 20m sin alpha is equal to 2ma. ओके जी. अब आपको साइन अल्फा इस क्वेश्चन भी गिवन था. आई थिंक इट वाज 0.8 शायद. Sin alpha was given in this question, it was given 0.8. So अगर sin alpha 0.8 है तो what is cos alpha? So cos alpha होगा under root 1 minus sin square alpha. Cos square alpha is equal to 1 minus sin square alpha, 1 minus 0.8 square. तो I think ये 0.6 आ रहा है. तो ये वैल्यूज आप यूज करें. So minus 0.6 into 20m cos alpha is 0.6 minus 20m sin alpha is 0.8 is equal to 2ma. आप देखिए कि हर टर्म के अंदर m आ रहा है, तो m अगर आप कॉमन लें और डिवाइड करें तो m तो कैंसिल हो जाएगा. मैस m की m कैंसिल हो जाएगा और आपके पास a आ जाएगा. ये आप कैलकुलेशन करेंगे, माइनस 0.6 इंटू
20 into 0.6 minus 20 into 0.8 डिवाइडेड बाय 2। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। इस कैलकुलेशन के बाद क्या आ रही है वैल्यू ऑफ फिर -11.6। ए। अच्छा, एग्जैक्ट आ रही है जी। जी बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है 11.6 और -11.6। और आई थिंक यही प्रूव करना था कि इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड की डायरेक्शन में -11.6। जी पार्ट वन क्लियर है सबको कि Q is moving up the plane और it is decelerating, और what's the deceleration? It's 11.6। ओके जी, सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जो कि एक्चुअल प्रॉब्लमेटिक पार्ट है इस क्वेश्चन का, और बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। बी पार्ट इज find the time for which the particles are in motion before they collide. Find the time for which the particles are in motion before they collide. ओके जी, सो जब उनका कोलिजन होगा, कोलिजन होने से पहले पहले उनका टाइम फाइंड करना है। ओके जी, देखिए हमें ये बात पता है कि Q इज मूविंग अप द प्लेन, P इज मूविंग डाउन द प्लेन। तो जब इनका कोलिजन होगा तो उस कोलिजन से पहले पहले टाइम कितना लगेगा वो आपको बताना है। सो इसमें अगर आप देखें तो बहुत डीप क्वेश्चन था, जो कि नॉर्मली लोगों ने जो पहले कैसे किया या किसी ने किया तो उसको 5 में से 4 मार्क्स उसको मिल गए, किया वो गलत लेकिन फिर भी 5 में से 4 मार्क्स उसको गेन कर रहा है। वो गलत क्या था, मीन गलत क्या है, पहले मैं आपको नॉर्मली क्वेश्चन समझ आता हूँ कि आप तो इतना डीप नहीं जा रहे। आपको पता है कि इनका जब कोलिजन होगा तो क्या इंफॉर्मेशन आपको पता है। सपोज यहाँ पे कोलिजन अगर हो रहा है इनका पी और क्यू का, पी ने इतना ट्रेवल किया होगा और क्यू ने इतना ट्रेवल किया होगा। जिस पॉइंट पे कोलिजन होगा आपको क्या इंफॉर्मेशन पता है? आपको इंफॉर्मेशन ये पता है कि दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल का सम 6.4 मीटर होगा। ये आपको इंफॉर्मेशन पता है, ऐसे ही है ना। आपको ये बात पता है कि जब इनका कोलिजन होगा दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल का सम 6.4 मीटर होगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी फाइंड का एक्सप्रेशन लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्यू का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्यू का एक्सप्रेशन पहले देख लें। डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से अगर करें, सो एस क्यू इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड थी इसकी क्यू की 10 प्लस हाफ एक्सेलरेशन था -11.6 और आपके पास टाइम टी स्क्वायर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू आ गया 10 टी -11.6 का हाफ कीजिए, बताइए क्या बनता है, 5.8 शायद। सो ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू का एक्सप्रेशन। इसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी का एक्सप्रेशन आप फाइंड करें। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी का एक्सप्रेशन अगर करें तो वो भी इसी तरह यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से करेंगे आप। ओके, यू टी इनिशियल स्पीड क्या है इसकी, 0 थी। ओके, इसके लिए एक्सेलरेशन नहीं पता, पी की एक्सेलरेशन नहीं पता। सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पी की एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी। चलें, पी की एक्सेलरेशन भी उसी तरह फाइंड करेंगे जिसका क्यू की फाइंड की। पी का वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड 10 m, ये और ये इस तरीके से। इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी।
सो इसमें नेट फोर्स क्या होगी, यहाँ पे होगी ये 10m साइन अल्फा। सो फॉरवर्ड फोर्स इज 10m साइन अल्फा, और साइन अल्फा है 0.6 माइनस, सॉरी 0.6 0.8, माइनस बैकवर्ड फोर्स इज फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, और मास इज m, और एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर। और इसमें अगर आप देखें दिस इज r, सो r इक्वल है, दिस इज 10m cos अल्फा। तो ये आपके पास 10m इंटू, प्लीज जरा कैलकुलेटर अपने पास रखिए, सब कैलकुलेशन मुझे बताते जाइएगा। ये जो फ्रिक्शन है इसकी जगह मैं लिखूंगा म्यू आर, और म्यू क्वेश्चन में गिवन था 0.6 एंड आर इज 10m cos अल्फा, एंड cos अल्फा इज आल्सो 0.6 इज इक्वल टू ma। अगेन आप देखिए सब में से मैसेज कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका एक्सेलरेशन आएगा 10 इंटू 0.8 माइनस 0.6 इंटू 10 इंटू 0.6। जी बताइए व्हाट्स एक्सेलरेशन, यूज योर कैलकुलेटर। They're 4.4. एक्सेलरेशन इज 4.4। सो हम फाइंड कर रहे थे डिस्टेंस का एक्सप्रेशन फॉर पी, तो वहां पे हमें एक्सेलरेशन चाहिए थे, तो वी गॉट दैट एक्सेलरेशन नाउ, टी स्क्वायर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी आ गया 2.2 टी स्क्वायर। हमें ये बात पता है कि जब इनका कोलिजन होगा उस वक्त डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू will be equal to 6.4 meter. So distance traveled by P 2.2 t square. Distance traveled by Q 10t minus 5.8 t square is equal to 6.4. So मैं यहीं पे स्टॉप करने लगा इस क्वेश्चन को। आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी आ गई है। सो आपने देखा कि जब इनका कोलिजन होगा उनके दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल का सम क्या होगा 6.4, वो आपने इंफॉर्मेशन ली। और अब आप क्या कर लेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके पास टाइम आ जाएगा। तो जो टू आपके पास टाइम, आपको टाइम ही चाहिए था, और ये क्वेश्चन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और यस ये कंप्लीट हो चुका है। जी मुझे ये बताइए, जितना मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है ये क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहां तक लग रहा है, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, एंड पे टी की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें। इसमें 5 में से आई थिंक अगर आप देखें तो 3 या 4 मार्क्स आपको इसमें मिल रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या मिस्टेक की हमने? मिस्टेक हमारी ये है कि हमने ये चेक ही नहीं किया कि जब पी डाउनवर्ड आ रहा था, क्यू अपवर्ड आ रहा था, हमने तो ये अज्यूम किया जब पी डाउनवर्ड आ रहा था, क्यू जब अपवर्ड आ रहा था, तो उनका कोलिजन हो गया, और जब कोलिजन हो गया तो आपने जिस टाइम पे कोलिजन हुआ वो टाइम फाइंड कर लिया। लेकिन हमने ये भी तो देखना है कि क्यू डीसेलरेट कर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्यू का कोलिजन होने से पहले पहले ही वो क्यू स्टॉप कर गया हो, और अगर वो स्टॉप कर गया हो तो डायरेक्ट टॉप पे जाके स्टॉप किया, यहाँ पे जाके स्टॉप किया, और फिर दोबारा वो डाउनवर्ड स्लाइड करना स्टार्ट हो गया हो। मीन वी नीड टू चेक कि वेदर, और जब वो नीचे स्लाइड कर रहा हो सकता है पी उसके बैकवर्ड मूव कर रहा था, क्यू डाउनवर्ड मूव कर रहा था, और उस वक्त डाउनवर्ड मोशन ऑफ क्यू के दौरान हो सकता है कोलिजन हुआ हो। मीन हमने पहले ये कंफर्म करना है, हमने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दिया उसके मुताबिक ये किया कि क्यू अपवर्ड मूव कर रहा था और कोलिजन हो गया। हमने ये चेक करना है कि क्या क्यू जब अपवर्ड मूव कर रहा था उस वक्त कोलिजन हुआ भी है कि नहीं। अब ये कैसे कंफर्म करें?
कि जब क्यू अपवर्ड मूव कर रहा था क्या उस वक्त कोलिजन हुआ भी है कि नहीं। उसके लिए हम देखते हैं, ये हम अब चेकिंग करने लगे हैं कि क्या जब क्यू अपवर्ड मूव कर रहा था उस वक्त कोलिजन हुआ कि नहीं। आपको पता है कि इसकी इनिशियल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। आप देखिए टॉप पे एक स्टेज आएगी जहां पे ये रेस्ट पे आ जाएगा, स्पीड उसकी हो जाएगी 0। जब ये रेस्ट पे आएगा उस वक्त हम देखेंगे कि पी किस पोजीशन पे है। अगर पी यहां तक नहीं पहुंचा हुआ इसका मतलब कोलिजन नहीं होगा। ओके, सो आप टाइम फाइंड करें क्यू को, जो हो यूज कर रहा है क्यू टू बिकम एट रेस्ट। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्यू की कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। फाइनल स्पीड आप रखें 0, इनिशियल उसकी है 10, एक्सेलरेशन आपने फाइंड की है -11.6। मुझे बताइए टाइम क्या आ रहा है, 10 डिवाइड बाई 11.6। प्लीज यहां से आगे आपका फोकस 100% होना चाहिए। इजी क्वेश्चन नहीं है, अगर आपका थोड़ा सा भी फोकस राइट लेफ्ट हुआ तो ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। Sir, ये कैलकुलेटर यूज 0.86. कीजिए। 862, 0.862 शायद शायान ने बताया है। जी. सो ये वो टाइम है जब इस टाइम में 0.862 सेकेंड्स में द ऑब्जेक्ट मीन क्यू विल बिकम एट रेस्ट। अब आप क्या करें, अब आप पी को चेक करें कि इस टाइम ड्यूरेशन में पी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बल्कि ऐसा कर लें, पहले आप ये भी देख लें कि इस दौरान क्यू ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसी क्यू की पहले डिस्टेंस चेक कर लें। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, या s इज इक्वल टू यू टी। s इज इक्वल टू यू टी टाइम 0.862 प्लस हाफ a एक्सेलरेशन -11.6 into t square means 0.862 स्क्वायर। ये चेक करें कि क्यू ने डिस्टेंस अपवर्ड कितना ट्रेवल किया है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। Sir, could we not use the 2as wali equation for this as well? कर सकते हैं, कर सकते हैं, उससे भी यही आएगा, सेम आंसर है। ये डिस्टेंस बताएंगे क्या आ रहा So 11.69. है। 11.6, दोबारा चेक करें। Sir, 4.310. 4.31, yes, that's logical। सो ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू अपवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब आप क्या करेंगे, इसी टाइम में पी का डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करें। इसी टाइम में पी का डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करें। एस इज इक्वल टू यू टी, उसकी तो इनिशियल स्पीड 0 थी ना, प्लस हाफ एक्सेलरेशन। थोड़ी देर पहले हमने पी का फाइंड किया था, आई थिंक शयान ने 4.4 बताया था। हाफ ए टी स्क्वायर मीन 0.862 स्क्वायर। ये बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी क्या आ रहा है उस टाइम ड्यूरेशन में। इब्राहिम जल्दी इजी मिलती है आपको। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया, इससे बड़ी इजी कोई नहीं होगी। Sir, 1.635. 1.635। ओके जी। जब पी, जब क्यू अप द प्लेन आ रहा था, उसका जो, जब उसने रेस्ट किया तो उसका टाइम, उसका डिस्टेंस ट्रेवल था 4.31। उसी टाइम में पी ने डाउन द प्लेन डिस्टेंस ट्रेवल किया 1.635। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या क्यू के रेस्ट पे आने से पहले पहले उनका कोलिजन हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आप दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल का को ऐड करें, तो वो आंसर आपका 6.4 से ज्यादा होना चाहिए। 6.4 या 6.4 से ज्यादा होना चाहिए।
लेकिन आप जरा ऐड कीजिए, सर क्या ये 5.945 कितना आ रहा है? 945 correct the फाइव 3 series. पॉइंट नाइन फोर फाइव मीटर्स। सर तो 6.4 से ज्यादा क्यों होना चाहिए? देखें, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि जब वो रेस्ट, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि रेस्ट पे आने से पहले पहले उसका कोलिजन हुआ है क्या। अगर रेस्ट पे आने से पहले पहले उसका कोलिजन हुआ है तो इसका मतलब उन दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल का सम 6.4 से ज्यादा हो चुका होगा। लेकिन जब इसका क्यू टॉप पोजीशन पे आ गया, जीरो रेस्ट पे आ गया, उस वक्त क्यू ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4.31, पी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1.635। दोनों को ऐड किया तो डिस्टेंस ट्रेवल 5.95 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पी ने इतना नीचे ट्रेवल कर लिया, क्यू ने इतना ऊपर ट्रेवल कर लिया। अभी उनके दरमियान कुछ गैप है। जब ये रेस्ट पे आ गया तो उनका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 6.4 से कम ही है। इसका मतलब इनका कोलिजन जब क्यू अपवर्ड मूव कर रहा था उस वक्त कोलिजन नहीं हुआ। क्या यहां तक बात समझ आई कि इन दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल का सम 5.9 बन रहा है, 6.4 नहीं बन रहा है। सो अभी इन दोनों के दरमियान गैप कितना है? ये गैप कितना है? 6.4 में से 6.4 माइनस 5.945 माइनस करें, बताइए गैप कितना आ रहा है? 0.455। कैसे ये? जी सर। तो बात ये पता चली कि क्यू अपवर्ड आ रहा था, पी डाउनवर्ड आ रहा था, क्यू ऊपर जाते हुए एक स्टेज पे रेस्ट पे आ गया। जब क्यू रेस्ट पे आया तो उस वक्त पी और क्यू के दरमियान ऑलरेडी गैप था 0.455 मीटर। इसका मतलब क्यू अपवर्ड मोशन के दौरान इनका कोलिजन पी के साथ इसका क्यू का नहीं हुआ। अब क्या होगा? अब यहां से आगे क्यू टॉप पे रेस्ट पे आके अब दोबारा क्यू डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा, और पी उस वक्त यहाँ पे है तो पी भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। सो अप द प्लेन इसका कोलिजन नहीं हुआ। सो पहले जो हमने केस सॉल्व कर दिया था उसमें हमने ये अज्यूम कर लिया था कि अप द प्लेन कोलिजन हो रहा था, इसके उसका फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। सो अब आपको पता चल रहा है कि कोलिजन जो है वो एक्चुअली उस वक्त हो रहा है जब क्यू डाउन द प्लेन मूव कर रहा है। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? आगे चलूं मैं? ओके, यहां से आगे मैं कुछ चीजें मैं रेज करने लगा हूं, अगर आप इसकी पिक्चर वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब मुझे बताइए कि दोनों के दरमियान गैप है 0.455 मीटर का। Q इज मूविंग डाउन द प्लेन, P इज मूविंग डाउन द प्लेन। अब मुझे बताइए, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है कि कब इनका कोलिजन होगा? ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है जिससे आपको पता चल रहा है कि ये इंफॉर्मेशन है जिससे आपको पता चला कि कोलिजन अब होगा? जिस सर तरह जब आपने प्रीवियस प्रीवियस पार्ट में आपने ये किया था कि दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल का सम आपने, खैर वो गलत था, वो था तो इनकरेक्ट। लेकिन आपको पता है कि आपने ये एज्यूम किया था कि जब दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल का सम 6.4 होगा उस वक्त कोलिजन होगा। अब ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है आपको आपके पास? सर the distance traveled का जो difference होगा that will be 0.455. गुड, गुड। और क्या आपको इसकी लॉजिक भी पता है? जी सर क्योंकि जो particle P है it will be moving faster than particle Q क्योंकि वो पहले से accelerate हो रहा था। जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी और क्यू का डिफरेंस 0.455 मीटर होगा उस वक्त कोलिजन होगा। ये बात अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो मैं एक और वैसे मेथड बताता हूँ। सपोज ये है पार्टिकल ए और ये है पार्टिकल बी। इन दोनों में स्टार्ट में डिफरेंस है, डिस्टेंस है 2 मीटर। ये इधर मूव कर रहा है, ये बी भी उस तरफ मूव कर रहा है। आप मुझे बताइए, सपोज करते हैं कि जब बी और ए यहां पहुंचे उस वक्त इन दोनों का कोलिजन हुआ। अगर मैं आपको बताऊं कि बी ने ट्रेवल किया 20 मीटर, तो उस वक्त ए ने कितना ट्रेवल किया होगा? 22.
22 मीटर। मीन यहाँ पे अगर आप देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज 2 मीटर मोर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। तो यहाँ पे भी आप देखें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज इक्वल टू 2 बन रहा है। सो दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल का जो डिफरेंस है जब 2 मीटर, या ये कह लें कि जब ए बी के कंपैरेटिवली 2 मीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उस वक्त कोलिजन होगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए और बी का डिफरेंस इज 2 मीटर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है इस एग्जांपल में कि पी का डिस्टेंस ट्रेवल क्यू के डिस्टेंस ट्रेवल के कंपैरेटिवली 0.455 ज्यादा होगा, तो तब उनका कोलिजन होगा। सो हमने ये ले लिया इंफॉर्मेशन कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्यू इज इक्वल टू 0.455। तो अब आप क्या करें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी का एक्सप्रेशन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्यू का एक्सप्रेशन फाइंड करें और फिर वो उधर पुट करें, टाइम आ जाएगा। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी का एक्सप्रेशन एस, अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक और प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि मैं अब पी के डिस्क को जो जर्नी है मैं वो यहां से आगे काउंट करूंगा, यहां से आगे। यहां से पहले पहले इनका जो टाइम था वो कितना था, 0.862, आई थिंक 0.862 ही था। सो अब आप मैं अगर स्पीड लूंगा ना यहाँ पे एस पी की इनिशियल स्पीड, तो वो अब यहां से आगे वाली जर्नी तो उसकी इनिशियल स्पीड यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। वो इनिशियल स्पीड पहले फाइंड कर लेते हैं फिर हम। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मीन आप देख लें कि p का डिस्टेंस स्पीड क्या थी, इनिशियल स्पीड उसकी 0 थी। जब एक्सेलरेशन उसका आई थिंक 4.4 था, टाइम उसने 0.862 जब लिया था, तो उसने 0.862 में जितना ट्रेवल कर लिया है उस वक्त 0.862 मीटर के बाद उसकी स्पीड क्या थी, ये कैलकुलेशन करें, बताइए उसकी स्पीड ऑफ पी आ जाएगी आफ्टर टाइम 0.862। 3.7928 3.7928। 28 ये एग्जैक्ट आंसर। 3.7928, ठीक हो गया। सो अब आप डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी का एक्सप्रेशन, इनिशियल स्पीड है आपके पास 3.7928 टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितनी है 4.4 टी स्क्वायर। सो आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी का एक्सप्रेशन ये आ गया। थ्री पॉइंट सेवन नाइन टू एट टी, 4.4 डिवाइड बाय 2 इज 2.2 टी स्क्वायर। सो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया पी का। अब इसी तरह क्यू का एक्सप्रेशन फाइंड करें। सो क्यू का एक्सप्रेशन अगेन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्यू इज इक्वल टू, इनिशियल स्पीड अब क्या है, अब क्यू ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, हाफ एक्सेलरेशन कोई बताएगा क्या है, क्यू की एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन क्या होगी, कोई बता सकता है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ क्यू डाउन द प्लेन। 11.6। 11.6 क्यू, वो तो अप द प्लेन थी -11.6, और उस वक्त इनिशियली आपने एक पुश भी उसको दिया था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने पुश किया था उसको। तो अब डाउन द प्लेन आ रहा है, तो कोई बता सकता है कि उसकी स्पीड, अच्छा चलिए एक्सेलरेशन कोई वैसे तो हम फाइंड कर सकते हैं, मेंटली क्यों बता सकता है कि वो एक्सेलरेशन क्या होगी। तो 1.8। वो 4.4 ही होगी। देखिए पी जब डाउन द प्लेन मूव कर रहा था तो पी के लिए जो रफनेस थी, सरफेस थी, वही है, वो भी डाउन द प्लेन टॉप से 0 से स्पीड मूव हो रहा था, उसकी एक्सेलरेशन 4.4 थी। तो क्यू के लिए भी तो कोई सिनेरियो चेंज नहीं हुआ, तो क्यू के लिए भी वही होगा।
और अगर आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही तो आप क्यू के लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए दोबारा अप्लाई कर लें। जी कौन कौन चाहता है कि मैं क्यू पे वही दोबारा नेट फोर्स इक्वल टू एम ए अप्लाई करूं और फिर प्रूव करूं कि एक्सेलरेशन 4.4 ही आएगी? या क्या सर ये बात समझ आ रही है? मैं डायरेक्ट लिख दूं 4.4? अगर masses डिफरेंट है तो डिफरेंट नहीं होगा एक्सेलरेशन? आप देखें शायान, हमने अभी जब एक्सेलरेशन फाइंड की थी पी के, तो मैसेज तो वैसे भी कैंसिल हो गए थे। जी आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर कहते हैं तो मैं इधर कर देता हूँ। चले जी, क्यू के ऊपर नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, जल्दी से मैं करता हूँ। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। सो नेट फोर्स क्या है? डाउन द प्लेन फोर्स है 20 m, मैं वो डायग्राम में नहीं शो करा, 20 m साइन अल्फा डाउन द प्लेन फोर्स है, और फ्रिक्शन अपवर्ड है इज इक्वल टू एम ए, मैस है 2 m। सो 20 m साइन अल्फा है 0.8, फ्रिक्शन है म्यू आर, फ्रिक्शन म्यू था आई थिंक 0.6, और आर है 20 m cos अल्फा 0.6 इज इक्वल टू 2 ma। आप अगर आप देखिए तो एक्सेलरेशन मैस सब में से कैंसिल हो जाएगा, सब में एम आ रहा है। सो 20 × 0.8 माइनस 0.6 इंटू 20 × 0.6 डिवाइडेड बाई 2। जी यूज करें कैलकुलेटर, बताइए एक्सेलरेशन क्या आ रही है? जी सर 4.4 आ गया। जी बिल्कुल 4.4 ही होगी। जब आपका एक सेम प्लेन हो और वो स्लाइड कर रहा हो ऑब्जेक्ट, और जब वो स्लाइड करता है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो आपकी बेशक टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हूं तो उनकी एक्सेलरेशन सेम ही होगी। पहले क्यू की एक्सेलरेशन -11.6 इसलिए डिफरेंट थी क्योंकि उसके ऊपर पहले एक एक्सटर्नल फोर्स लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो 10 इनिशियल स्पीड 10 की वजह से वो उसको पुश किया गया था, उसको अपवर्ड पुश किया था, जिसकी वजह से वो डिफरेंट थी। अदरवाइज एक्सेलरेशन सेम रहती है। बहरहाल आपने फाइंड करके कंफर्म कर लिया, अगर कोई डाउट था तो वो क्लियर भी हो गया। ओके सो आपके पास डिस्टेंस का एक्सप्रेशन इधर के लिए क्यू के लिए फिर आ गया। सो डिस्टेंस का एक्सप्रेशन फॉर क्यू इज 2.2 टी स्क्वायर। सो डिस्टेंस ट्रेवल एक्सप्रेशन पी का भी आ गया, क्यू भी आ गया, सो दोनों यहाँ यूज कीजिए और आपके पास टाइम आ जाएगा। लग ऐसे रहा है कि जैसे क्वाड्रेटिक बनेगी, लेकिन नहीं बन रही। 3.7928 टी प्लस 2.2 टी स्क्वायर minus distance traveled by q mean 2.2 t square is equal to 0.455. So 2.2 t square और 2.2 t square प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम? सर करेक्ट सर 0.1199, लेकिन 0.12 कर लेंगे क्योंकि 5 सिग्निफिकेंट तो नहीं करना। 0.12 बन जाएगी, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। सो ये है वो टाइम जिस जब इनका कोलिजन होगा। 0.826 सेकेंड्स ऊपर जाते हुए, फिर क्यू 0.12 सेकेंड नीचे आते हुए। सो टोटल टाइम कितना बना उनका बिफोर कोलिजन? सो टोटल टाइम ये ऐड करेंगे तो 0.982 seconds। सो दिस इज द टोटल टाइम बिफोर कोलिजन। सो दैट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं 5 मार्क्स, उनको इतना जस्टिफाई नहीं करता क्योंकि इसकी वर्किंग 5 मार्क्स से कहीं ज्यादा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि शायद एग्जामिनर ने क्वेश्चन देने के बाद मार्किंग स्कीम सेट करते हुए या बाद में उसको रियलाइज हुआ कि ये ज्यादा था, लेकिन नॉर्मली मार्किंग स्कीम भी पहले ही बन जाती है। बट
क्वेश्चन ऐसा है कि ये 5 मार्क्स का नहीं होना चाहिए था, एटलीस्ट 8 मार्क्स का तो ये बनता है क्वेश्चन। बट आई होप ये क्लियर होगा सेकंड पार्ट इसका। सो थर्ड पार्ट करने से पहले अगर हम इंफॉर्मेशन आपके पास, उम्मीद है ये सारी होगी होंगी, मैं अब ये रेज कर दूंगा, मुझे चाहिए होंगी। ओके, थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The particles coalesce on impact. Find the speed of the combined particles immediately after the impact. Find the speed of the combined particle immediately after the impact. So याद रखिएगा ये इंक्लाइंड प्लेन था आपका, ये मैं स्टार्ट में 0.862 सेकंड से आगे की बात चलाने लगा हूं। यहाँ पे था Q, ठीक, और P भी नीचे आ रहा है, Q भी नीचे आ रहा है। सपोज यहाँ पे आके कोलिजन हुआ है, सपोज ये वो पॉइंट है जहां पे कोलिजन हो रहा है। सो हमें अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है तो वी नीड द स्पीड्स इमीडिएटली बिफोर द कोलिजन। इमीडिएटली बिफोर द कोलिजन हमें दोनों की स्पीड्स चाहिए, P और Q की, तब आप क्वेश्चन कर सकेंगे। सो लेट्स फाइंड द स्पीड ऑफ P इमीडिएटली बिफोर कोलिजन। सो हम अप्लाई करेंगे, हमें टाइम पता है, एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। पहले P का करेंगे, फिर इसी तरह हम Q का भी करेंगे। हम फाइंड करना चाहते हैं स्पीड ऑफ P इमीडिएटली बिफोर कोलिजन। अच्छा, हमने प्रीवियस पार्ट में P की स्पीड फाइंड की थी यहाँ पे, वो किसी को याद है क्या थी, या किसी ने नोट की हुई है? 3.79 शायद थी यार। 3.7928। 3.7928 और एक्सेलरेशन 4.4, और हमें टाइम कितना लगा था? 0.12 सेकेंड। वो पहले वाला टाइम अब नहीं इसमें काउंट करेंगे, हम इससे आगे चल रहे हैं क्योंकि मैंने इनिशियल स्पीड 3.7928 ले लिया, जीरो नहीं ली। तो 0.12 सेकेंड हम लेंगे वो वाला टाइम। तो आपको स्पीड पता चल जाएगी बिफोर कोलिजन ऑफ P। ये बताइए क्या आ रही है स्पीड? सर 4.321। 4.32 4.3208 था। जी सर। सो 5 सिग्निफिकेंट फिगर लिख लें। ओके, क्यू की अगर आप देखें तो उसकी स्पीड इमीडिएटली बिफोर कोलिजन क्या होगी? उसकी इनिशियल स्पीड तो 0 थी, एक्सेलरेशन 4.4 और टाइम उसका भी 0.12 लें। सो ये स्पीड चेक कीजिए क्या आ रही है, 0.528। जी सर। सो दोनों की स्पीड आ गई बिफोर कोलिजन। सो अब आप अप्लाई कीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो पी का आई थिंक मैथ था m, और Q का मैथ था 2m, ऐसे ही है। So we know law of conservation of momentum is momentum before collision. So what's the momentum of P before collision? It is 4.3208 m plus momentum of Q before collision. It is 0.528 times 2m is equal to, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही, P और Q दोनों ही डाउनवर्ड जा रहे थे पहले भी और बाद में भी, सबके साथ हम पॉजिटिव रखेंगे। सो आफ्टर कोलिजन बोथ पार्टिकल्स कोलेस, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? एक की हो जाएगी मास इनटू वेलोसिटी और दूसरे की हो जाएगी 2 मास इनटू वेलोसिटी। सो आपकी राइट साइड बनेगी 3mv
और अगर आप लेफ्ट साइड की कैलकुलेशन करें, बताइए क्या बन रहा है? 5.3768 m. रिपीट, 5 पॉइंट। 3768 m. सो m और m कैंसिल हो जाएंगे। अब आप बताइए, v से जब उधर 3 से उधर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है? Sir, 1.79. 1.79. So after the collision, the coalesce, they move with the common velocity where they stick together. So वो common velocity क्या है? It is 1.79. So ये था एक बहुत फेमस क्वेश्चन जो कि अक्टूबर नवंबर आई थिंक 2021 में आया था, और ये उसी ईयर में आया था जिस ईयर में हमारा ही बैच अपीयर हुआ था। नॉर्मली हमारा बैच मई जून में अपीयर होता है, लेकिन उस कोविड में हमारे स्टूडेंट्स ने मई जून में अपीयर नहीं हुए थे, वो अक्टूबर नवंबर में हुए थे। तो ये हमारा ही वेरिएंट है, हमारी ही लॉट थी, इसने ये पेपर अटेम्प्ट किया था। जी, आई होप ये क्लियर होगा। अभी भी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसकी, मैं भी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में शेयर करूंगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन नहीं था। ऐसे क्वेश्चन अब आते हैं ऐसे, तो ऐसे क्वेश्चंस को जरा अच्छी तरह समझें, इसी क्वेश्चन को एक दफा खुद दोबारा अटेम्प्ट करें। कोई प्रॉब्लम हो तो वो रिकॉर्डिंग दोबारा सुने और उससे हेल्प लें। जी, क्या खबर है? चांद की नजर आया कि नहीं? जी सर, आ गया ना सर। चलें जी, आप सबको एडवांस में ईद मुबारक, और इंशाल्लाह फर्दर क्लासेस हमारी ईद के बाद होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. Eid Mubarak. अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक।